JS एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर से मैं आपके सामने लाया हूं जीएस और जीके के 20 सवाल। इन 20 सवालों का विश्लेषण करेंगे। इन 20 सवालों के विश्लेषण से आपको परीक्षाओं में किसी और सवालों को भी करने की जो है आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। यानी कि इस विश्लेषण से एक सवाल के माध्यम से आप 5-5 सवाल तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है आपका, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो हम जान लें इसके बारे में। भारत में जो उच्चतम न्यायालय का गठन जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये गठन हुआ था इसका। और जो इसका उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर 28 जनवरी 1950 का करेक्ट आंसर होगा। सभी अपने अपने आंसर इसमें देते रहिएगा और देखिएगा आपके लास्ट में कितने आंसर सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है देखेंगे, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की अन्यायन शक्ति होती है। वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अन्यायन क्षेत्राधिकारी रखता है। और यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानूनों के प्रश्न या किसी भी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश का पुनर्विचार करने की शक्ति होती है। तो इनमें से बताइए कि कौन सा कथन नहीं है, यानी कौन सी शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है, उस शक्ति के बारे में बताना है। देखिए इसमें जो आगा आपका ऑप्शन नंबर ए आगा, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की अन्यायन शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ जो है अनुच्छेद 226 ये कहता है कि उच्च न्यायालयों पर भी जो है मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए शक्ति होती है। यानी मूल अधिकारों का जो विवाद है, मूल अधिकारों की जो रक्षा करते हैं वो उच्च न्यायालय भी करता है और आपका सर्वोच्च न्यायालय भी करता है। तो इसलिए अन्य शक्ति नहीं है, ये एक शक्ति कह सकते हैं, लेकिन एक मतलब कि एकमात्र शक्ति जो कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। इसके लिए रक्षा करने के लिए जो है आपका उच्च न्यायालय भी है। तो ये इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं? यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय में, उसके साथ जो है कितने सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं? 11+1, 25+1, 33+1, 30+1। अपना उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इतने हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। इसी में जो इसका प्रावधान है न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख मिलता है, मतलब न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी ये भी 124 में ही मिलता है। तो सबसे पहले जब प्रारंभ में हुआ था, प्रारंभ में जब शुरुआत हुई थी तो उस समय पे जो था एक मुख्य न्यायाधीश था आपका और 7 जो थे सर्वोच्च न्यायाधीश थे। इसके बाद 1956 में जो है 1956 में ये जो हो गए कुल मिला के एक आपका मुख्य न्यायाधीश और आपके 10 जो हैं सर्वोच्च न्यायाधीश हो गए आपके। उसके बाद आता है 1960, उसमें आपका जो होता है एक जो है आपका मुख्य न्यायाधीश और आपके 13 जो है सर्वोच्च न्यायाधीश हो गए। और उसके बाद आता है आपका 1978, इसमें जो हो गए ये मिला के आपके 1978 में जो हो गए आपके वो हो गए 18 कुल मिला के, यानी 1+17। और आपके 1986 में जो हुए आपके वो हुए 26 कुल मिला के, यानी 1+25। और उसके बाद आपके 2008 में हुए 31, यानी 1+30। और आपका जो इस समय वर्तमान में जो सबसे लास्ट में जो बढ़ाया गया था 19 में वो थे आपके 1+33, यानी 1+33, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहीं पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके इस समय जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसी बीच अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि अनुच्छेद 124 में दर्शाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है। 124 के अंतर्गत जो है
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है वो देखना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, इसमें अपील की जा सकती है, ये भी सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य सभी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई करता है, ये बात गलत है। यहाँ पर सभी उच्च न्यायालय और सभी अदालतों की तो सुनवाई होती है, लेकिन कोर्ट मार्शल की भी जो है सुनवाई होती है, यहाँ छोड़कर लिखा है, तो इसलिए ये बात गलत है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 में ये प्रावधान था कि कोर्ट मार्शल की जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में दी जा सकती है। इससे अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए, चलो जो भी है 6 मानो इसे। भारत के उच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसके बारे में आप जो है ऑप्शन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग। तो इसका उत्तर बताइए, इतने मैं इसका विश्लेषण करता हूं। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124 में जो है उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान के साथ साथ कहा गया था कि संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करती रहेगी। यानी किसके द्वारा जो है संख्या का निर्धारण होगा? इनकी जो न्यायाधीश हैं, संसद द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर हुआ संसद। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसे त्याग सकता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। तो इसका आंसर आप बताएंगे। इसी बीच में इस प्रश्न का विश्लेषण करता हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत 124(2) क्या के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेखक द्वारा अपना पद त्याग सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि 124(2) का के तहत संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना पद राष्ट्रपति के को जो है लिखित में त्याग पत्र देगा। और इसके अलावा जो है अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी। 8वां आपका प्रश्न आता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? किस प्रकार हट सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश की इच्छा के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश से, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिशों से। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश जो है किसी भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसका जो है आपका अनुच्छेद 124(4) में जो है 124(4) के अनुसार तो आप उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश को हटा सकते हैं। 124(5) के तहत जो है आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। संसद में जो है इसका वोटिंग के माध्यम से जितने भी मतलब संसद में सदस्य हैं उसका 1/3 बहुमत होना चाहिए इसको पास करने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु यानी कि रिटायरमेंट की आयु क्या होती है न्यायाधीश की? वो होती है 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय में ये जो आयु होती है ये होती है आपकी 62 वर्ष। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष पर रिटायर होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो होती है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा। तो किसके द्वारा उनका वेतन निर्धारित किया जाता है? इस पर आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं देखता हूं इतना, इसके बीच में इसकी व्याख्या कर देता हूं। संविधान के अनुच्छेद 125(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन का निर्धारण जो है संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। यानी कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि है, जो कानून है उसके तहत किया जाता है 25(1) के तहत। और जो वेतन होता है वो जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो होता है, यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है आपका 2,50,000 प्रति माह। और इनका जो पेंशन होती है वो होती है 15 लाख 1 साल की। और इसके अलावा जो उच्च न्यायालय का वेतन होता है 2,25,000
और जो इनकी पेंशन होती है 13,50,000 प्लस जो है महंगाई भत्ते भी इनमें जुड़े हुए अलग से जुड़ते हैं। तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण करती है वो कौन करती है? संसद करती है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो ये जो है किसी भी न्यायालय में जो है वकालत नहीं कर सकते। सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते हैं किसी भी न्यायालय में। जबकि जो आपके उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। वो उच्चतम, उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में भी अपनी जो है वकालत कर सकते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय लेके। जबकि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के तहत ये नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 126 के तहत जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, किसी वजह से मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 126 के तहत, और वो करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, लोकसभा की सलाह पर की जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ की जाती है। तो ये आप बताएंगे। तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ जो है मिलकर राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगले क्वेश्चन में आपका आता है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियों का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, आपका जो है ये आता है, एक मिनट, जनपद तथा सत्र न्यायालयों में, उपरोक्त सभी में। तो भारतीय संविधान में जो तदर्थ न्यायाधीश हैं उनका जो नियुक्ति का प्रावधान है कौन से न्यायालयों में होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में जो है तदर्थ न्यायाधीश रखे जाते हैं। इसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित होता है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सभी सदस्यों होते हैं की संख्या है, यानी कि जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, यानी जजों की नियुक्ति की जाती है, तो उनमें जो मुख्य न्यायाधीश है उसके साथ साथ जो है उस वहां के उस न्यायालय के वरिष्ठ 5 सदस्य, वरिष्ठ जो हैं आपके 4 सदस्य और होते हैं। उन 4 सदस्यों के साथ मिलकर जो है किसी भी न्यायाधीश के लिए अनुशंसा की जाती है। तो उस मंडल में कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य जो मिलकर, जो वरिष्ठ 4 सदस्य मिलकर मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलकर जो है जजों की जो है नियुक्ति के लिए अनुशंसा करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन में संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। कितनी संख्या होनी चाहिए? 10, 7, 9, 5। तो कितनी संख्या होनी चाहिए इसके लिए? देखिए इसका विवरण मैं बताता हूँ। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए जो है न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इससे संबंधित इसे जो है संविधान में क्या कहा जाता है? इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। यानी कि कितनी संख्या होनी चाहिए? 5 संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न आता है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निवारण यानी निर्णय करने की जो भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? यानी कि केंद्र और राज्य के बीच या जो है कोई विवाद हो जाता है तो उसका जो निर्णय कौन करेगा? भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति, मतलब भारत का उच्चतम न्यायालय जो ये शक्ति रखता है इनका निवारण करने के लिए, तो वो किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपील अधिकारिता के अंदर, मूल अधिकारिता के अंदर, रिट अधिकारिता के अंदर। तो ये आपकी आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत।
क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केंद्र और राज्य या कई राज्य या राज्य और राज्य इनके विवादों का जो निवारण करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट की जो है ये शक्ति जो आती है उसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, यानी कि उसकी जो मूल अधिकारिता के अंतर्गत ये शक्ति का वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ केस बनी है, मतलब जो सबसे किसी केस के लिए जो है उच्चतम न्यायालय में सबसे बड़ी खंडपीठ कब दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बतानी है। तो उससे पहले हम जो है पहली खंडपीठ के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। जो पहली खंडपीठ थी उच्चतम न्यायालय की वो थी 1973 में, और 1973 में जो थी 13 न्यायाधीशों की थी। 13 न्यायाधीशों की जो थी खंडपीठ थी, और ये बनी थी केशवानंद भारती केस में। और जो दूसरी सबसे बड़ी बनी है वो बनी है 1967 में 11 न्यायाधीशों की। और इसमें जो ये बनी थी ये बनी थी आपकी गोलकनाथ केस में, यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद था ये, तो ये इस केस में जो है दूसरी सबसे बड़ी कमेटी बनी। इसकी न्यायाधीशों की संख्या 11 थी। जो सबसे पहली थी वो केशवानंद भारती के समय बनी थी, वो 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका 19, प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय के की आरंभिक आधिकारिकता में आता है। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद करता है विवाद, यानी कि तो ये बात सही है कि भारत सरकार या किसी राज्य में कोई विवाद हो या कई राज्यों के बीच भारत सरकार विवाद हो तो उच्चतम न्यायालय की जो है आरंभिक अधिकारिता में आता है वो, ये बात सही है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में चुने हुए विवाद पर ये संसद से संबंधित जो राज्य मंडल है या विधानमंडल है उसके अंतर्गत कोई भी विवाद के निपटारा नहीं करता है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य के बीच का विवाद ये भी गलत है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद भी जो है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है। तो इसमें जो है आपका चौथा और पहला सही है, तो पहला और चौथा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देंगे। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने सर्वाधिक संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। गोलकनाथ, A.K. गोपाल, केशवानंद भारती, मेनका गांधी। तो यहाँ पर देखेंगे केशवानंद भारती केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच जो था एक मामला था जो 1973 में उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आया था। इसमें 13 सदस्य संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा केशवानंद भारती। तो इस बाद में या इस विवाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके बाद अब आता है आपका जो हमने अभी पीछे पूछा था, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ये वर्तमान के हैं, लेकिन आपको प्रथम न्यायाधीश बताने हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन है वो कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे। प्रथम न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो पहले थे सबसे, तो उनका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, और जो इसको बताएगा तो समझ ही लीजिए उसके लिए हम जो है PDF नोट शेयर आपके लिए शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।